नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। और यह अध्याय हमें यह समझाता है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया की राजनीति में शीत युद्ध के अध्याय के बाद से दुनिया की राजनीति में जो हम लोगों का बड़ा बदलाव आया है, वो पहले दुनिया के दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत संघ में बटी हुई थी, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट लेसन में ही पढ़ा। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ। उसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ कि अब विश्व की सत्ता किसके हाथ में होगी। इसी प्रश्न का उत्तर हमें इस पूरे अध्याय में मिलता है। तो चलिए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? सत्ता के वैकल्पिक समकालीन केंद्र। ठीक है, तो यह सेकंड लेसन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे मैं चैप्टर को बड़ा क्लियर करूँगा जिससे पेपर में कहीं से भी प्रश्न छूटने ना पाए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भूमिका को। शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में विभाजित था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका करता था, दूसरे का सोवियत संघ, जैसा कि हमने फर्स्ट लेसन में ही यह पढ़ा। अब 1991 में सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सख्त संतुलन बदल गया। अब अंतर्राष्ट्रीय सख्त राजनीति जो थी उसमें सख्त संतुलन में तो बदलाव होगा ही, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब एक ध्रुवीय विश्व के रूप में अमेरिका का उदय हुआ। ठीक है, और इसी बदले हुए विश्व परिदृश्य को समझाने के लिए इस अध्याय का अध्ययन किया जाता है। सोवियत संघ के पतन के बाद अमेरिका कुछ समय के लिए अकेली महाशक्ति बना। कुछ समय के लिए, केवल कुछ समय के लिए, ठीक है, महाशक्ति बना। यह इम्पोर्टेंट है। इसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहा गया। सभी को अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं और कहीं एक्स्ट्रा छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, और लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी नहीं रही। शीघ्र ही अन्य देश और संगठन भी शक्तिशाली बनने लगे। परिणाम स्वरूप वह विश्व बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर बढ़ा। जैसे कोई एक ध्रुवीय विश्व के वर्चस्व के रूप में जैसे अमेरिका आता है, कुछ ही दिनों में 1993 में यूरोपीय संघ आया और कई संगठन जैसे भारत ही विकसित होने लगा, चीन आ गया, है ना, रूस खुद एक बार फिर से विकसित होने लगा, अन्य कई देश उभर कर सामने आने लगे। ठीक है, अब सत्ता के नए केंद्र का अर्थ। सत्ता के नए केंद्र का अर्थ। सत्ता के नए केंद्र से तात्पर्य क्या है? ऐसे देश या देशों के समूह से है जो आर्थिक रूप से मजबूत हों, राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सकें, सैन्य शक्ति भी रखते हों। ठीक है, इसके साथ साथ कई अन्य चीज़ें हैं जिन्हें मानना पड़ता है। मुख्य रूप से यही तीन है। ठीक है, इसको ध्यान रखते हुए चलना। आर्थिक रूप से मजबूत हो, राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित कर सके, सैन्य शक्ति भी रखता हो उचित प्रकार से। अब चलते हैं। शीत युद्ध के बाद सत्ता किसी एक देश तक सीमित नहीं रही, ये चीज ध्यान रखो। ठीक है, अब जैसे पहले एक ध्रुवीय वर्चस्व आया, वैसे ही बहुत जल्द ही कुछ ही दिन तक अमेरिका रह सका। कुछ ही दिनों बाद से नए नए केंद्र उभर कर सामने आने लगे। अब चलते हैं यूरोपीय संघ को पढ़ लेते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूरोपीय संघ का गठन कब हुआ? यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक संगठन है। यह प्रश्न में पेपर पे आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, चलिए क्लियर करते हुए चलते हैं, एक एक करके सब पढ़ेंगे। यूरोपीय संघ क्या है? यूरोप के एक देशों का संगठन है। इसकी स्थापना 1992 में maastricht संधि द्वारा की गई। ठीक है, इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों को एकजुट करना था। इसका उद्देश्य क्या था? यूरोपीय देशों को एकजुट करना, क्योंकि भाई वर्चस्व एक देश का किसी को थोड़ी ना अच्छा लगेगा, वो तो चाहेंगे हम भी विकसित हों। इसीलिए वहाँ पर यूरोपीय संघ बना, जिसमें लगभग यूरोप के सभी देश जुड़े। ठीक है, अब इसका मुख्य बिंदु क्या है, क्लियर करते हैं। स्थापना, इसने यूरोपीय संघ स्थापना, एक लाइन से ऐसे हेडिंग करके एनसीईआरटी बेस्ड पेपर में लिखना है। आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। अगर 9 नंबर का है या 10 नंबर का है तो आपको 8 नंबर पक्का मिलना ही मिलना है, क्योंकि बहुत सरल शब्दों से मैंने लिखा है। आप ध्यान कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। इसने यूरोपीय संघ ईयू का निर्माण किया। जो पहले के यूरोपीय समुदायों, यूरोपियन कम्युनिटीज का विस्तार था। ठीक है, यूरोपियन
कम्युनिटीज का विस्तार था। यूरोपीय नागरिकता क्या है? अब यूरोपीय नागरिकता रखते हैं वो, जैसे यूरोपीय संघ के नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने, स्थानीय और यूरोपीय संसद चुनावों में मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। ठीक है, यूरोपीय संघ के नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने, स्थानीय और यूरोपीय संसद, यूरोप के जितने भी देश हैं वो अपने यूरोप के देशों में कहीं पर भी आ जा सकते हैं और यूरोपीय संसद चुनावों में मतदान कर सकते हैं और चुनाव लड़ने का उन्हें अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है, जितने भी यूरोप के देश हैं वो अपने अंदर एक ही वहाँ पे शासन करेगा, 28 देशों या जितने भी देश होंगे, ऐसा करके होता है। ठीक है, यहाँ पे नागरिकता उन्होंने दिया। अब चलते हैं आर्थिक और मौद्रिक संघ की ओर। ठीक है, आर्थिक और मौद्रिक संघ की ओर चलते हैं। ठीक है, कहाँ पे चलेंगे? यूरोपीय नागरिकता आपने पढ़ा, यूरोपीय संघ नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने, स्थानीय और यूरोपीय संसद चुनावों में मतदान करने और चुनाव लड़ने का अधिकार मिला, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो। और आर्थिक और मौद्रिक संघ क्या है? हेडिंग, ठीक है, इसने एक साझा मुद्रा यूरो इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, यूरोपीय संघ ने किस मुद्रा को बढ़ाया? साझा मुद्रा किसको रखी? यूरो को। यूरो को शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया और एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली की स्थापना भी की। अब इसका सहयोग क्या था? इसने साझा विदेश और सुरक्षा नीतियों के साथ पर्यावरण, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक नीति जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाया। ठीक है, साझा विदेश, सुरक्षा नीति, पर्यावरण, पुलिस व्यवस्था, सामाजिक नीति जैसे क्षेत्रों में भी इसने सहयोग बढ़ाया। हस्ताक्षर और कार्यान्वयन। ठीक है, अब इसको पढ़ते हुए चलते हैं। इस पर 1992 में हस्ताक्षर किए गए और 1 नवंबर 1993 को लागू हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइसेस में आता है। ठीक है, यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुई? 1992 में maastricht संधि के द्वारा, और इसे लागू कब किया गया? 1 नवंबर 1993 को। ठीक है, संक्षेप में maastricht संधि यूरोपीय एकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। ये भी आता है, एक मील का पत्थर किस संधि को कहा गया? यूरोपीय संघ की संधि को कहा गया, जिसने maastricht संधि को कहा गया। ठीक है, अब जिसने वर्तमान यूरोपीय संघ और यूरो क्षेत्र के लिए मंच तैयार किया। ठीक है, यूरोपीय संघ के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईयू, शांति और स्थिरता, ये इंपॉर्टेंट है पेपर। ठीक है, यूरोपीय संघ के विषय में आप खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यूरोपीय संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, बाकी तो और सब तो थोड़ा थोड़ा ही है, वो सब समझ लीजिएगा। पूरा मैं बुक का पूरा एक लाइन से कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, PDF के माध्यम से। शांति और स्थिरता, यूरोपीय संघ का मूल उद्देश्य युद्धों के इतिहास के बाद जो युद्ध हुए उसके इतिहास के बाद यूरोप में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है, जिसके लिए उसे 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। ठीक है, किसे मिला नोबेल शांति पुरस्कार? 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? यूरोपीय संघ को मिला। किसके लिए? शांति और स्थिरता के लिए। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, पेपर में आ सकता है, क्योंकि अभी तो ज़्यादा आया नहीं है पर आ भी सकता है मल्टीपल चॉइसेस में, क्योंकि मल्टीपल चॉइसेस 30 प्रश्न का आने लगा है। ठीक है, अब आर्थिक एकीकरण क्या है? हेडिंग बाय हेडिंग चल रहे हैं। ठीक है, आर्थिक एकीकरण की ओर चलते हैं। आर्थिक एकीकरण, एकल बाजार नंबर 1 हेडिंग है। ठीक है, वस्तु और सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना। ठीक है, वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करना। यूरो, एक साझा मुद्रा यूरो के माध्यम से व्यापार को आसान बनाना। हालांकि सभी सदस्य देश इसका उपयोग नहीं करते थे, उनमें से कुछ अन्य मुद्राओं को भी अपनाते थे, लेकिन यूरो एक तरह से साझा मुद्रा को में सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, व्यापार को आसान बनाया है। व्यापार, यूरो के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे? यूरो, साझा मुद्रा यूरो के माध्यम से व्यापार को आसान बनाया। ठीक है, अब चलते हैं व्यापार की तरफ। एक बड़े व्यापारिक गुट के रूप में वैश्विक व्यापार से भी लाभ उठाना। ठीक है, व्यापार में भी उन्होंने, वैश्विक व्यापार ने काफ़ी अधिक विकसित हुआ। ठीक है, क्या विकसित हुआ? यूरोपीय संघ विकसित हुआ अपने कार्य क्षेत्र से। सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्य की तरफ चलते हैं। समावेश, भेदभाव भाव से लड़ना और सामाजिक एकजुटता बढ़ाया। ठीक है, अब लक्ष्य इनके क्या थे? उद्देश्य क्या थे? भेदभाव से लड़ना और सामाजिक एकजुटता बढ़ाना। इसमें वो सफल हुए। ठीक है,
जैसे व्यापार में, वैश्विक व्यापार में लाभ उठाया, ठीक है। यूरो के माध्यम से व्यापार को आसान बनाए भी और आवाजाही भी सुनिश्चित किए, ठीक है। और भेदभाव से लड़ना और सामाजिक एकजुटता भी वो काफ़ी हद तक किए। न्याय और सुरक्षा, न्याय और सुरक्षा, आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय का क्षेत्र बनाना, ठीक है। लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मिलकर काम करना, ठीक है। वैज्ञानिक और तकनीक प्रगति को प्रोत्साहित करना। अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है तो हेडिंग ना लिखकर पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। उद्देश्यों में हमने काफ़ी उद्देश्य लिखा दिए हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए मिलकर काम, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो मैंने जानबूझ करके बढ़ा चढ़ा कर लिखा, ठीक है। क्योंकि आप अगर 15-20 याद करेंगे, 10-12 याद करेंगे, तो जिनमें से आपको 6-7 तो पक्का है याद ही रहेगा, ठीक है। तो जितने में आपको 6 नंबर का अगर आता है तो 6 नंबर में से आपको 5 नंबर तो गारंटी है मिल ही जाएगा। जो हमने पढ़ा है, अगर आप थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो और उसके बाद जाकर किताब पढ़ लेते हैं या फिर ना भी पढ़ते हैं, इसको अच्छी तरह से 2-3 बार पढ़ लेंगे, हमारे वीडियो को देख लेंगे, तो 100% आपको हर एक प्रश्न के उत्तर में 6 में से 5 नंबर तो मिलना ही मिलना होगा, ठीक है। विज्ञान और तकनीक प्रगति को प्रोत्साहित करना। अब साझा विदेश नीति, वैश्विक मंच पर अपनी आवाज़ उठाना और साझा विदेश व सुरक्षा नीति बनाना इनका उद्देश्य था, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत, सदस्य देशों की विविध सांस्कृतिक और भाषाई विरासत का सम्मान करना, ये मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब निष्कर्ष के रूप में इसे लिख सकते हो संक्षेप में, ठीक है। यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों के लिए एक साथ मिलकर अधिक समृद्धि, सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने का एक मंच है, ठीक है। उपयुक्त विवरण पर यह कहा जा सकता है कि यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों के लिए एक साथ मिलकर अधिक समृद्धि, सुरक्षा और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त करने का एक मंच है। इसे आप उद्देश्य के रूप में या निष्कर्ष के रूप में लिख सकते हैं। हर लॉन्ग आंसर में आप निष्कर्ष अवश्य लिखेंगे, ठीक है। यूरोपीय संघ की संरचना, चलते हैं स्ट्रक्चर पे चलते हैं, क्या थी। कई विकसित यूरोपीय देश इसके सदस्य हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों का फ्रांस हो गया, ये सभी, हाँ। अब इसकी साझा मुद्रा क्या है, यूरो है। यूरोपीय संसद और आयोग जैसे संस्थान हैं। अब इसका एक स्थायी, यूरोपीय संघ का ही एक देश स्थायी सदस्य भी था, ये जो है फ्रांस है, ठीक है। विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भागीदारी है। और यूरोपीय संघ एक शक्ति केंद्र क्यों, इसकी भी अब आप जैसे प्रश्न आएगा यूरोपीय संघ को एक शक्ति केंद्र के रूप में क्यों देख सकते हैं, तो आप जो हमने प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया है उसको आप विशेषताएं के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं दोनों को एक में कर दिया हूँ। आपको एक पढ़ लोगे तो आप दोनों का आंसर कर लोगे, ठीक है। आर्थिक महाशक्ति, यह दुनिया का सबसे बड़ा एकल बाजार है जहां वस्तुओं एवं सेवाओं, पूंजी और लोगों का निर्बाध आवागमन होता है, ठीक है। सबसे बड़ा ऐसा एकल बाजार है जहां वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों का निर्बाध आवागमन होता है। साझा मुद्रा और नीति, यूरो का उपयोग और साझा मौद्रिक नीति इसे आर्थिक स्थिरता प्रदान करते हैं। कूटनीतिक और सॉफ्ट पावर, ईयू जो है एक प्रमुख राजनयिक खिलाड़ी है जो 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हो चुका है, ठीक है। शांति पुरस्कार इसे 2012 में मिला था, जो हमने स्टार्ट में भी बताया, ठीक है। अब वैश्विक सहायता और विकास, यह दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय सहायता का सबसे बड़ा दाता है जो गरीबी उन्मूलन, ये इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहायता के रूप में ऐसा संगठन है जो गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, ठीक है। अभी भी निभाता हुआ चला आ रहा है। तकनीक और वैज्ञानिक विकास, यह तकनीक, नवाचार और अनुसंधान में दुनिया के सबसे आगे रहने वाले क्षेत्रों में से एक है। तकनीक, नवाचार, अनुसंधान में दुनिया के सबसे आगे रहने वाले क्षेत्रों में से एक है। अब राजनीति, राजनीति और कानूनी एकीकरण, ठीक है। साझा सुरक्षा नीति, मानवाधिकारों के प्रति, है ना। प्रतिबद्धता, एक प्रभावी संस्थागत ढांचा, संसद, परिषद, न्यायालय इसके निर्णयों को मजबूती देते हैं, ठीक है। कानूनी एकीकरण क्या है, राजनीति को क्या है, एक प्रभावी संस्थागत ढांचा है जो संसद, परिषद, न्यायालय इसके निर्णयों को मजबूती दे रहे हैं। अब यहाँ पे भी निष्कर्ष आप लिख सकते हो, यह संघ अपनी साझा संस्कृति, मूल्यों और भौगोलिक निकटता के दम पर वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर रहा है। अब चलते हैं चीन के विषय में, ठीक है। चीन का आर्थिक विकास, चीन को भी हम लोग एक उभरते सितारे के रूप में आप समझ सकते हैं,
है ना। तो चीन को भी हम लोग ऐसे ही समझते हैं, यूरोपीय संघ के समान ही। यूरोपीय संघ मोस्ट इम्पोर्टेंट था, चीन को भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है। 1978 के बाद चीन ने आर्थिक सुधार अपनाए, खुले द्वार की नीति वगैरह, ठीक है। उद्योग और व्यापार में तीव्र वृद्धि भी हुई उसके बाद से ही। चीन विश्व का प्रमुख निर्यातक बना। चीन की शक्ति के आधार क्या है? विशाल। अब इसका आधार क्या है, चीन कैसे इतना जल्दी विकसित हुआ, ठीक है। क्या है? विशाल जनसंख्या वहाँ पे है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार नंबर 1 पर चीन ही था, अब शायद भारत हो जाए, है ना, हो ही गया है मान लो। तीव्र आर्थिक विकास वहाँ का, तेजी से उनका आर्थिक विकास हुआ। आधुनिक और शक्तिशाली सेना उनकी थी, ठीक है ना। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्य है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से ये एक स्थायी सदस्य के रूप में है, जिसमें हमारा भारत स्थायी सदस्य नहीं है, ठीक है। ये हमारा चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये 5 स्थायी सदस्य देश हैं, ठीक है ना। तो अ, इसी प्रकार हम लोग चलते हैं निष्कर्ष के रूप में। निष्कर्ष क्या है? चीन हमारा, ठीक है। चीन एशिया और विश्व राजनीति में प्रभावशाली शक्ति बन चुका है, इसलिए चीन को एक नया सत्ता केंद्र माना जाता है, ठीक है। ये हम लोगों का चीन के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी ले लिए, कंप्लीट ही मानो, ठीक है। इसी को हम लोग चीन के विषय में अगर आता है बताने के लिए किस प्रकार ये शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभर रहा है, तो यहाँ की शक्ति के आधार के विषय में बता लो। विशाल जनसंख्या, हेडिंग डाल दो और हेडिंग के अंतर्गत ही लिख लो जनसंख्या के विषय में। फिर तीव्र आर्थिक विकास कैसे हुआ, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी प्रकार से इन्होंने विकास में मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं, ठीक है, चीन वाले। और आधुनिक और शक्तिशाली सेना, तीनों तीनों स्तरों में आधुनिक और शक्तिशाली केंद्र सेनाएं बढ़ चढ़कर इसकी आ रही हैं और सभी क्षेत्र में यह आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मुख्य रूप से इसकी स्थायी सदस्यता हेडिंग के रूप में 4 हेडिंग आप डाल लोगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आप निष्कर्ष लिख लोगे, ठीक है। अब चलते हैं भारत के विषय में। भारत भी हमारा जो है बढ़ चढ़कर आगे आ रहा है संभावित शक्ति केंद्र के रूप में, ठीक है। अब भारत की विशेषताएं चलते हैं, ठीक है। भारत की विशेषताएं क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र है यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ठीक है। लिखित संविधान, एक ऐसा लिखित संविधान है जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान के रूप में जाना जाता है। यहाँ की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था दूसरी मुख्य रूप से है, ठीक है। विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष में प्रगति। अब यहाँ की जनसंख्या भी मान सकते हो आप, जैसे इसमें जनसंख्या मैंने भूल गया, नहीं लिखा। अब जनसंख्या इसलिए चीन पे लिख दिया था, चीन और भारत में समझ लो एक ही मानो, ठीक है। भारत चीन तो आगे है, लेकिन यहाँ पे हेडिंग के रूप में आप डाल सकते हो, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीक और अंतरिक्ष में प्रगति हुई इनकी, है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन जो हुआ था उसमें उनकी सक्रिय भूमिका थी भारत की, है ना। अब ये किसी भी गुट में जैसे शामिल नहीं हुआ था। ये सभी भारत की विशेषताओं के रूप में आप लिख सकते हैं। अब समस्याएं हमारे भारत की क्या है, समस्याओं को भी आप लिख लो, ठीक है। क्योंकि अब आप ये बता सकते हो कि संभावित रूप में, जैसे यहाँ पे क्या कहा था, एक संभावित शक्ति के क्षेत्र केंद्र, ठीक है। जब संभावित बोल दिया है तो हम लोग विशेषताएं तो डालेंगे, लेकिन उसकी समस्याएं भी डालेंगे, सीमाएं भी, ठीक है। सीमाएं हमारी क्या क्या है? गरीबी मुख्य, बेरोजगारी जो इतनी तेजी से बढ़ रही है, विविधताएं जो हमारे देश में कई प्रकार की विविधताएं हैं, सभी प्रकार से जातिगत, वेशभूषा, पहनावा, सभी प्रकार से देख ही रहे हो आप विविधताएं कितनी ऊपर तक फैली हुई है। और गरीबी, असमान विकास देख ही रहे हो आप किस प्रकार से विकास, कोई है तो बहुत ही आगे बढ़ता चला जा रहा है, कोई हो तो एक नीचे चला जा रहा है, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक समस्याएं जो भी हैं, ठीक है, जो हमारी सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक आर्थिक समस्याएं के साथ साथ जनसंख्या वृद्धि की समस्या, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है समस्या हमारी। बेरोजगारी कितना तेजी से बढ़ रही है आप लोग देख ही रहे हो। विविधताएं हमने बताया ही। निर्धनता, ये तो आप जान ही रहे हो, गरीबी बेरोजगारी बढ़ेगी तो निर्धनता तो बढ़ेगी ही, है ना। भारत क्यों महत्वपूर्ण शक्ति है? क्योंकि ये परमाणु शक्ति संपन्न भी है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका बढ़ रहा है, प्रभाव भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में इसका कई जगह पे योगदान भी दिखाया गया है, जैसे कई जगह पे ये योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है विवाद को सुलझाने में, ठीक है। सुरक्षा परिषद ने भारत को कई बार शांति समझौता के लिए कहा है, जिसमें भारत सफल भी हुआ है, ठीक है। भविष्य की महाशक्ति के रूप में देखा जाना,
भारत को एक देखा जा रहा है भविष्य की महाशक्ति के रूप में, क्योंकि काफ़ी तेज़ी से इसका भी आर्थिक विकास हो रहा है। और अन्य उभरते हुए संगठन, ठीक है, अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, अब अन्य उभर भारत को कंप्लीट करके अन्य उभरते हुए संगठन में चलते हैं, जैसे आसियान। ये हम लोग समकालीन दक्षिण एशिया में पढ़ने ही वाले हैं, इसीलिए हम ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताएंगे, थोड़ा बहुत बता देंगे। आसियान समझ ही लोगे आप, चैप्टर 5 में पढ़ोगे ही, विस्तार पूर्वक उसमें उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब समकालीन ये आसियान लोग का क्या है, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्रीय संगठन है, इसको तो आप जानते ही हो, लगभग 10 देश हैं इसमें, है ना, जानते ही हो आप लोग। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है ना। एशियन साउथ, एशियन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस ऑफ नेशन करके है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और दक्षिण पूर्व एशियाई के देशों का संगठन है। आर्थिक सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता इसका उद्देश्य है। काफ़ी तेज़ी से इसका भी विकास हो रहा है, जो एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली केंद्र के रूप में भी देखा जा सकता है। अब अफ्रीकी संघ की तरफ चलते हैं। अफ्रीकी देशों का संगठन राजनीतिक एकता और विकास को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को देखते हैं, ठीक है। अब लोगों ने देखा है कितने सारे शक्तिशाली केंद्र भी उभर रहे हैं, अब हम लोग बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को भी देख लेते हैं। आज विश्व में 1 से अधिक शक्ति केंद्र हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, रूस, भारत, आसियान। अब कई क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान, यूरोपीय संघ हो गया, अफ्रीकी संघ हो गया, हाँ, कई प्रकार से नाटो, ये कई प्रकार से संगठन जो उभर रहे हैं, काफ़ी तेज़ी से शक्तिशाली केंद्र के रूप में ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब निष्कर्ष हम लोग का क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या निकला। शीत युद्ध के बाद सत्ता का स्वरूप बदल गया। शीत युद्ध के बाद सत्ता का स्वरूप बदला, देखा आपने। सत्ता अब किसी एक देश तक सीमित नहीं है, कोई देश और संगठन मिलकर विश्व राजनीति को दिशा दे रहा है। कई देश मिलकर, संगठन मिलकर विश्व राजनीति को दिशा दे रहे हैं। इसी कारण इस अध्याय को सत्ता के नए केंद्र के रूप में कहा जाता है, ठीक है। हम लोगों ने इसको पढ़ा, अब एक बार पढ़ लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने शीत युद्ध की समाप्ति के विषय में पढ़ ही चुका है। नई, इसमें हम लोगों ने क्या क्या नई नई शक्ति कौन कौन सी उभरी, यूरोपीय संघ हो गया, है ना, यूरोपीय संघ हो गया, आसियान हो गया, हाँ, फ्रांस हो, वो रूस हो गया, थोड़ा बहुत हमने जाना। भारत के विषय में हमने जाना, है ना, चीन के विषय में हमने जाना, ठीक है। और सभी जो भी अफ्रीकी संघ के विषय में थोड़ा सा जाना, आसियान के विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा जाना, ठीक है। सभी हम लोगों ने क्लियर किया, ठीक है। अब एक बार क्लियर कर लेते हैं।